बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत आज एक प्रमुख एकांकी दीपदान, जिसके एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा, का परिचय या उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है और राम कुमार वर्मा का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी इसका एक अपना विशिष्ट स्थान है। इस एकांकी में प्रमुख रूप से 7 पात्र हैं। जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनमें कुंवर उदय सिंह हैं, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं और चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उनकी आयु लगभग 14 वर्ष है। दूसरी महत्वपूर्ण पात्र पन्ना धाय माँ है, जो एक क्षेत्राणी है और कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली है। इनकी आयु लगभग 30 वर्ष है। चंदन धाय माँ का पुत्र है, जो बड़ा साहसी और स्नेह का प्रतीक है, जिसका बलिदान इस एकांकी में दिखाया गया है। उसकी आयु उदय सिंह की आयु के ही लगभग 13 वर्ष की है। इसके अतिरिक्त एक परिचारिका है जिसका नाम है सामली और वह उसकी आयु 28 वर्ष है। कीरत बारी है, चूटी पत्तल उठाने वाला व्यक्ति है, उसकी आयु 40 वर्ष है। और बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। यह अत्यंत क्रूर और विलासी है। आयु इसकी लगभग 32 वर्ष है और यही वह व्यक्ति है जो पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या करता है। इस एकांकी का रचना काल जो लिया है एकांकीकार ने, वह 1536 ईस्वी के आसपास है। एकांकी का सार इस प्रकार है कि उदय सिंह, जो कि चित्तौड़ राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी है, उसका पालन पोषण करने वाली पन्ना धाय माँ उसका पालन पोषण करती है और उसी राज्य का एक दासी पुत्र, जिसका परिचय मैं दे चुकी हूँ, बनवीर, वह राज्य प्राप्ति की लिप्सा के कारण अपने रास्ते में आने वाले कंटकों को नष्ट कर देना चाहता है। कहने का अभिप्राय है कि राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो उनकी हत्या करके स्वयं राज्य का अधिकारी बनना चाहता है, स्वयं शासक बनना चाहता है और इसीलिए वह विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की हत्या करना चाहता है और उसके लिए वह नगर में एक आयोजन रखता है दीपदान का। कोई अवसर नहीं है, दीपावली नहीं है, अन्य कोई उत्सव या त्योहार नहीं है, उसके बावजूद भी वह उत्सव इसलिए रखता है ताकि जब वह उदय सिंह की हत्या करे तो नगरवासी उत्सव में व्यस्त रहें और किसी को भी इस बात का आभास ना हो कि उसके षड्यंत्र का आभास ना हो और कहीं से भी कोई विद्रोह की आवाज़ उसके विरुद्ध न उठ सके। इसलिए वो पूरे नगर में बहुत सुंदर दीपदान का आयोजन करवाता है, नृत्य और संगीत का भी आयोजन करवाता है और इसी शोर शराबे या उत्सव का लाभ उठाकर के वह विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और उसके बाद ये सूचना पन्ना तक पहुंचती है कि विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह इनकी हत्या करने बनवीर राजमहल की ओर आ रहा है। पन्ना की एक विश्वस्त जो दासी है, जिसका नाम सामी है, वो आकर के पन्ना को ये सूचना देती है। पन्ना उदय सिंह की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। यह संयोग ही था कि उदय सिंह उस दिन रूठ करके जल्दी बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। तो पन्ना इस अवसर का लाभ उठा करके अपने एक अन्य विश्वस्त सेवक
जो कि राजमहल में काम करता है, झूठी पत्तल उठाने का काम करता है, कीरतबारी के माध्यम से कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर झूठी पत्तलों के बीच में छिपा करके बाहर निकलवा देती है। उदय सिंह सोए हुए हैं, इसलिए वो धीरे से बड़ी सावधानी से उनको उठा करके ले जाता है और इतने शोर शराबे में किसी को या इतने राग रंग में किसी को इस बात का आभास ही नहीं होता कि झूठी पत्तलों के बीच में कीरतबारी के माध्यम से पन्ना ने उदय सिंह को बनवीर की पहुंच से दूर पहुंचा दिया है। अब ये प्रश्न उठता है कि बनवीर यहाँ आएगा और उदय सिंह को नहीं देखेगा तो वो उसके पहुंच के लिए या उसके पास पहुंचने के लिए पन्ना पर दबाव बनाएगा। तो इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए? यही परिस्थितियां पन्ना के हृदय में एक अदम्य साहस भर देती हैं, एक ऐसा साहस कि मातृभूमि पर वह अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। जब उदय सिंह रूठ करके सो जाते हैं और कीरतबारी फिर उसको ले जाता है, उसके बाद चंदन पन्ना के पास आता है और वो उदय सिंह के पास के साथ भोजन करने के लिए कहता है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो कुंवर सो गए हैं, तुम आज सो जाओ, कल तुमको भोजन, आज तुम खा करके सो जाओ। चंदन आधे पेट भोजन करके ही माँ के पास आता है, कहता है कि आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है, और इस तरह आधा पेट खाए हुए ही वह सोने का प्रयास करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। पन्ना उसे लोरियां सुना करके सुला देती है और बाद में उसके पलंग से अलग हट करके उसका हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है वेदना से, पीड़ा से, कि उसने आज अपने पुत्र के साथ छल किया है, कपट किया है। शायद ही इतिहास में ऐसी कोई माता हो जो अपने पुत्र को मरने के लिए इस प्रकार छोड़ दे। पन्ना चंदन को कुंवर के शैया पर सुला देती है और उसका मुंह पूरी तरह से ढक देती है ताकि बनवीर उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर दे। ये कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा साहस है पन्ना का। वह जानती है कि जिस स्थान पर उसने अपने पुत्र को सुलाया है वहां से उसका जीवित बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्तराधिकारी या राज्य के उत्तराधिकारी के लिए के जीवन की सुरक्षा के लिए, देश के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए यह अमूल्य वरदान देती है। अमूल्य ही नहीं बल्कि अनूठा बलिदान देती है, जैसा इतिहास में दूसरा सुनने को नहीं मिलता। और होता भी यही है। चंदन के सोने के बाद थोड़ी देर बाद ही बनवीर वहां प्रवेश करता है और आकर के वह उदय सिंह के बारे में पूछता है। कुछ देर तो पन्ना उसे बातों में उलझा करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं होती। तो उसका अदम्य साहस देखिए कि वह बनवीर को ललकारती है, कटार से उस पर आक्रमण करती है, जबकि वह जानती है कि वह उससे जीत नहीं पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वह आक्रमण करती है और ये कहती है कि भले ही तुम मेरी जान ले लो, लेकिन तुम मेरे जीते जी कुंवर उदय सिंह को छू भी नहीं सकते। बनवीर उसे मूर्ख कहता है और उससे फिर दृढ़तापूर्वक पूछता है कि बताओ कुंवर कहाँ है। तो वह शैया की ओर संकेत कर देती है कि ये कुंवर सोए हुए हैं जहां उसका पुत्र चंदन सोया हुआ होता है। राज्य लिप्सा और मदिरा में अंधा बनवीर ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि वहां पर कौन सोया हुआ है और तलवार के प्रहार से चंदन की हत्या कर देता है। पन्ना चीख कर एक और गिर जाती है और बनवीर वहां से चला जाता है। इस प्रकार यह एकांकी पन्ना के अदम्य साहस, उसके अनूठे बलिदान की गाथा कहता है। चित्तौड़ की यह धाय इतिहास में अपने बलिदान के कारण अमर हो गई है। उसी की यह अमर कथा इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने अभिव्यक्त की है। अगले व्याख्यान में मैं आपको एकांकी से संबंधित
प्रश्नोत्तर की जानकारी प्रदान करूंगी।